हेलो फ्रेंड्स, आपका मासूम शिक्षा एकेडमी में स्वागत है। आई होप कि आप सभी फिट होंगे और फाइन होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे किंग एंड किंगडम्स के बारे में। सब्जेक्ट है हिस्ट्री और क्लास है 7th। तो आइए चलते हैं। पहला सीन है इस चैप्टर का। सीन के फॉर्म में मैंने इसको बनाया है और मैंने हेल्प ली है पिक्चर से, कार्टून फिगर से, ताकि ये समझने में हमारी मदद करें और हमें एक लंबे समय तक ये याद रह पाएँ। तो ये टाइम है 7th to 12th सेंचुरी का, और जब छोटे छोटे किंगडम्स राइज हो रहे थे। तो इस टॉपिक का नाम है एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़। कैसे न्यू डायनेस्टीज़ अमर्ज हुए, यानी कि कैसे ये बने। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक किंग बनाया है। किंग का एक फिगर पेस्ट किया है। ओके, अब एक राजा थोड़ा सा बूढ़े हो गए हैं, लेकिन है तो राजा ही। तो उस समय जो राजा होते थे उनको हेल्प कौन करता था? जैसे मैंने एक कार्टून फिगर में लिखा है लैंडलॉर्ड्स, और इस तरफ लिखा है मैंने वॉरियर चीफ्स। तो इसको पॉइंट करने के लिए मैं एक पेन पिक कर लेता हूँ। सबसे पहले पेन पिक कर लिया मैंने। ओके, तो किंग्स को हेल्प करने के लिए लैंडलॉर्ड्स होते थे और वॉरियर चीफ्स होते थे। तो किंग ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबॉर्डिनेट्स और समंताज, यानी कि किंग इनको अपना सबॉर्डिनेट मानते थे और इनको उस समय कहा जाता था समंताज। तो इस वर्ड को आपको याद रखना है, समंताज को। ओके, अब ये सिस्टम कहाँ था? इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मेरे एक मैप यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। जैसे इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इत्यादि कंट्रीज़ इस सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो इनका वर्क क्या था लैंडलॉर्ड्स एंड वॉरियर्स का? तो इनका वर्क होता था टू गिव मिलिट्री सपोर्ट टू देयर किंग्स। आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया बॉडी बनाई है इन्होंने। तो बढ़िया बॉडी बना के किंग की मदद करते थे जब भी किंग को ज़रूरत होती थी, यानी कि मिलिट्री सपोर्ट देते थे किंग को। बी प्रेजेंट इन द कोर्ट फॉर एनी असिस्टेंस, किसी भी असिस्टेंस के लिए, सहायता के लिए राजा के साथ एक कोर्ट में मौजूद रहते थे ये लोग। लैंडलॉर्ड्स एंड वॉरियर चीफ्स। आप लैंडलॉर्ड्स को भी देख सकते हैं। एक इंसान बनाया जिसमें एक पर्वताकार टोपी जिसने लगा रखी है यहाँ पर, और ये दो बंदे हैं जो शायद इससे सहायता लेने के लिए आए हैं और वो कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ओके, तो ऐसे बंदे उस समय राजा की सहायता करते थे। ऑल्सो दे वेर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट टू देयर किंग्स, और ये वॉरियर चीफ और लैंडलॉर्ड्स अपने राजा के लिए गिफ्ट भी ले जाते थे। तो इनका मुख्यतः कुछ जो काम थे, एक था मिलिट्री सपोर्ट देना किंग को, हमेशा राजा के लिए सहायता देना, उसके कोर्ट में प्रेजेंट रह के, और उसके लिए गिफ्ट लाना, यानी कि राजा के लिए गिफ्ट लाना। ये सब कॉन्टिनेंट में ये व्यवस्था थी। ओके, सीन फर्स्ट। अब हम देखते हैं सीन सेकंड। सीन सेकंड में क्या था कि ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं, वॉरियर चीफ्स हैं, समय के साथ एज द टाइम वेंट ऑन और विद द टाइम, यानी कि जैसे समय बीतता गया या टाइम के साथ इनके पास पावर आ गई। यहाँ पर इनके पावर अचीव कर ली इन्होंने, यानी कि राजा के करीब रह के इन्होंने ज़्यादा पावर हासिल कर ली। तो ये अपने आप को क्या डिक्लेयर करने लगे? महासमंता। पहले कहलाते थे समंता, और अब कहे जाने लगे महासमंता। और दूसरा टाइटल इनका था महामंडलेश्वरा, जिसका नाम था ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन। और समटाइम्स दिस एजर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। कभी कभी तो उन्होंने ये एजर्ट भी कर दिया, ये घोषित भी कर दिया कि हम लोग राजा से स्वतंत्र हैं, यानी कि हम उसका जो कंट्रोल है, उसके कंट्रोल के बिना है, राजा के कंट्रोल के बिना है। हमारा अस्तित्व एक स्वतंत्र राजा की तरह ही है, यानी कि हम उससे बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि ये इतने पावरफुल हो चुके थे। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल है
जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है, वन सच राष्ट्रकूट चीफ दांती दुर्गा ऑफ डेक्कन ओवर थ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड, यानी कि ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जब राष्ट्रकूट चीफ दांती दुर्ग ने डेक्कन में ओवरथ्रू कर दिया चालुक्य ओवरलॉर्ड, जो उसका चालुक्य ओवरलॉर्ड था, यानी कि चालुक्य डायनेस्टी से कोई राजा था जिसका दांती दुर्ग डेक्कन में वो एज ए सबॉर्डिनेट वर्क करते थे दांती दुर्ग। तो उन्होंने, अब वो ज़्यादा पावरफुल हो गया दांती दुर्ग, तो उन्होंने कहा भाई मैं आप चालुक्य ओवरलॉर्ड यानी कि चालुक्य से जो राजा बिलोंग करते थे, मैं इनके कंट्रोल में क्यों रहूं। तो उन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र किंग डिक्लेयर कर दिया। तो इस डिक्लेयर जब उन्होंने कर दिया तो इस उपलक्ष्य में उन्होंने एक क्या किया, एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसको कहा जाने लगा हिरण्यगर्भ। यहाँ पर लिखा है मैंने हिरण्यगर्भ, ये वाला अंडरलाइन कर हिरण्यगर्भ, एक रिचुअल परफॉर्म किया। सो इट वाज सेड दैट इट वाज रिवर्थ ऑफ सेक्रीफाइस एज क्षत्रिय। तो यह कहा जाने लग गया था कि अब ये रिवर्थ ऑफ सेक्रीफाइस है, यानी कि सेक्रीफाइस बलिदान को एक बार फिर से जीवित किया गया है एज ए क्षत्रिय। जैसे क्षत्रिय अपना बलिदान देते थे, वैसे ही इन चीफ्स ने भी अपने आप को सेक्रीफाइस करके ये अपने आप को रिवर्थ किया है। कहने का मतलब है सबॉर्डिनेट न रह के एक राजा की तरह अपने आप को रिवर्थ किया है इन्होंने। तो इन दिस ऑर्डर कदमा, मयूर सरमन, गुर्जरा प्रतिहारा were Brahmins who gave up their traditional profession and took up arms and established kingdoms and in Karnataka and Rajasthan। एंड नहीं भी आता तो यहाँ पर चल जाता इन किंगडम्स इन कर्नाटक एंड राजस्थान। ओके, तो कहने का मतलब है कि कदम मयूरा सरमन ने कर्नाटक में और गुर्जर प्रतिहारा ने राजस्थान में ऐसे ही अपने किंगडम इस्टेब्लिश किए जो कि सबॉर्डिनेट थे, बट उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया और इस तरह से किंगडम इस्टेब्लिश किए। ओके, तो अगले सीन में चलते हैं कि क्या हुआ। अगले सीन में फिर से एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। अब उसमें जो किंगडम्स था उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, यानी कि वहाँ व्यवस्था कैसी थी, कैसे वो किंगडम रन होते थे। ओके, तो सबसे पहले हम पावर की बात करते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि पावर, जो भी पावर थी सबसे पहले तो किंगडम के किंग के पास ही थी, लेकिन लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर्स भी कम नहीं थे, बिकॉज धीरे धीरे ये भी बहुत पावरफुल पोजीशन में पहुंच गए थे। तो कोई भी डिसीजन अगर किंगडम को रन करने का लिया जाता था तो दोनों आपस में शेयर करते थे। शेयर करने का मतलब अगर माना उन्होंने ये डिसाइड किया कि कहीं दूसरे राज्य में अटैक करना है, दूसरे किंगडम पर अटैक करना है, तो किंग इनका सलाह मशवरा लेता था, वॉरियर चीफ का और लैंडलॉर्ड का। ओके, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन दोनों की हिस्सेदारी होती थी, तो इसको कहा जाता है पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग में लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ का भी रोल होता था। ओके, अब देखो इतना बड़ा किंगडम है, उसको रन करने के लिए पैसा चाहिए, मनी चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, वो कहाँ से आता था। तो कुछ जो प्रोफेशनल थे उनसे भी टैक्स लिया जाता था, जैसे कि आर्टिसंस थे उनसे टैक्स लिया जाता था। आर्टिसन मतलब ये है, आर्टिसन का मतलब ये है कि जैसे पॉटरी मेकिंग या कुछ और आइटम बनाने वाले जो आर्टिसंस थे, कलाकार थे, कलाकार इन द सेंस कि वो कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाले जो कम्युनिटी थी उनसे टैक्स लेते थे उस प्रोड्यूस का। और पीजेंट थे यानी कि छोटे किसान थे, अगर उन्होंने कुछ अपने खेतों में प्रोड्यूस किया उसका एक पोर्शन उनको टैक्स के फॉर्म में राजा को देना होता था। कैटल कीपर्स थे, जैसे गाय भैंस पालने वाले, उनसे भी जो भी दूध, दही, मक्खन जो भी निकलता था उससे भी जो भी वो प्रोड्यूस करते थे उसका भी कुछ हिस्सा उनको राजा को देना होता था। तो इस तरह से उस समय जो मनी था, रेवेन्यू था, इसी फॉर्म में लिया जाता था। तो ये सब वो किंग को देते थे। अब किंग इस मनी को कहाँ लगाता था, इस किसी से अगर उन्होंने लिया है कुछ तो हो सकता है कई काइंड फॉर्म में भी हो सकता है वो टैक्स लेते थे। इसका मतलब ये हुआ कि माना किसी
कम्युनिटी से उन्होंने काम करवाना है राजा के लिए, राजा के सबऑर्डिनेट है या राजा को, तो काम के फॉर्म में भी उनसे एज ए टैक्स लेते थे। ओके, तो अब उस समय जो राजा था, एक तो उसके पास टाइटल भी गजब का होता था, महाराजा अधिराज, ग्रेट किंग जिसको कहा जाता है, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग, राजाओं का भी राजा, या त्रिभुवन चक्रवर्ती, ऐसे ऐसे टाइटल राजाओं के पास होते थे। तो अब हम वापस बात करते हैं उस मनी का। तो मनी का यूज़ वो किंगडम यानी कि वो राजा कैसे करते थे? कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, पहले तो टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन करवाने में उस मनी को यूज़ करते थे। कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स बनाने में उस मनी का यूज़ करते थे। टू फाइट वॉर्स, जब कोई वॉर हो जाता था उस मनी को वॉर के लिए यूज़ करते थे। टू फाइनेंस द किंग्स इस्टेब्लिशमेंट, या राजा के किंगडम्स में कोई चीज़ इस्टेब्लिश करनी है, कुछ भी बनाना है, तो उसके लिए भी ये मनी यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट बात आती है कि मनी और टैक्स कलेक्टर्स ये कौन होते थे? तो इस टैक्स या मनी को कलेक्ट करने वाले थे फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ से वो बंदे होते थे। इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ का मतलब है कि वो फैमिलीज़ ऐसी होती थी जिनका कुछ उस किंगडम में नाम है, किसी काम से वो जाने जाते हैं, या उनका कोई क्लोज कांटेक्ट है राजा के साथ। जैसे मैंने लिखा क्लोज रिलेटिव्स ऑफ किंग के साथ उनका कोई क्लोज रिलेशन है, या पोजीशन वेयर जनरली हेरिडेटरी, और ऐसे पोजीशन जनरली हेरिडेटरी होते थे। हेरिडेटरी का मतलब है बच्चों की, माना एक इंसान आदमी अभी टैक्स कलेक्टर है, अब वो उस धीरे धीरे वो बूढ़ा हो गया, फिर एक्सपायर हो गया, उसके बाद उसका बच्चा भी वही टैक्स कलेक्टर बना, फिर उसका बच्चा टैक्स कलेक्टर बना। इस तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये पोजीशन शिफ्ट होती थी। ओके, तो इसका मतलब है कि ये पोजीशन जनरली हेरिडेटरी होते थे। तो नेक्स्ट है कि हमने बना रखे हैं इसमें कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चनों को अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, बट मैंने अपने हिसाब से लिखा, जैसे कि अगर आपने इस टॉपिक को ढंग से ध्यान से सुना है, या आप इसको दोबारा नहीं, एक बार में नहीं समझ आ रहा है, आप दोबारा इसको सुन सकते हैं, और फिर अगर आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के एबल हो जाते हैं, यानी कि आप इनको सॉल्व कर पाते हैं, तो इट मीन्स ये टॉपिक आपको ढंग से समझ में आया। ओके, तो हमेशा जब भी कोई टॉपिक पढ़ें, जैसे मैं बहुत सारे वीडियो में बताता रहता हूँ कि जब भी टॉपिक पढ़ें उससे अपना खुद का क्वेश्चन बनाएं और उनको सॉल्व करें। तो हु वेर समंताज, व्हाट वेर देयर फंक्शन ऑफ वर्क, ये पहला क्वेश्चन है, यानी कि समंताज कौन थे, उनका मुख्य काम क्या था, या उनका काम क्या था, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ वाज समंताज रिलेशन विद किंग, किंग से समंता का रिलेशन कैसा था। तीसरा है व्हाट वेर द मेन सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ किंग्स इन द सब कॉन्टिनेंट आफ्टर 7th सेंचुरी, यानी कि मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या था किंग का 7th सेंचुरी में सब कॉन्टिनेंट के अंदर। फोर्थ है व्हाट वेर द टाइटल्स अडॉप्टेड बाय द किंग इन दैट सब कॉन्टिनेंट, यानी कि वो टाइटल्स क्या थे जो किंग ने अडॉप्ट किए थे सब कॉन्टिनेंट में उस पीरियड में। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किंगडम इन 7th सेंचुरी और लेटर इन द सब कॉन्टिनेंट, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाया जाता था, यानी कि वो किंगडम कैसे रन होता था 7th सेंचुरी में। ओके, हाउ वाज कलेक्टेड टैक्स और रेवेन्यू यूज्ड, जो कलेक्टेड टैक्स है या रेवेन्यू है यानी मनी है उसको कैसे यूज़ किया जाता था। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आप बना सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं इनको बनाने की। तो आई होप कि ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगले इसी चैप्टर के किसी और पार्ट के साथ हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।